Bismillahirrahmanirrahim. Question 1. The mass of one molecule of water is approximately. देखें, जब हम कहते हैं कि वाटर H2O मैस लिखते हैं 18 और जैसे ही इसे एक्सप्रेस करते हैं किस में, ग्राम में, तो ये क्या होता है 1 मोल। अब 1 मोल वाटर जो है उसमें 6.02 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23 क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 18 ग्राम वाटर है इसके अंदर बेसिकली 6.02 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23 मॉलिक्यूल्स होते हैं, या दूसरे लफ्ज़ों में 6.02 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23 मॉलिक्यूल्स अगर हों किसके, वाटर के, तो उनका मास कितना होता है 18 ग्राम। यानी अब अगर हम एक का निकालना चाहें तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि मसलन जैसे 6 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23 मॉलिक्यूल्स जब होते हैं तो उनका मास है 18 ग्राम। जब 1 मॉलिक्यूल होगा तो मास होगा 18 ओवर 6 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23। अब 6 1 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18, तो आपके पास क्या आ जाएगा 3 इंटू, नीचे है 10 रेज़ टू पावर 23, ऊपर जाके हो जाएगा 10 रेज़ टू पावर -23। तो दिस विल बी द आंसर। दोबारा से देख लीजिए कि ये 3 इंटू 10 रेज़ टू पावर -23 ग्राम जो है ये एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर का क्या है, मैस है। सो द आंसर विल बी अल्फा। Question 2. 100 mole of calcium sulfate contains number of moles of oxygen. देखिए कैल्शियम सल्फेट का फार्मूला क्या है, CaSO4। अब हमें ये दिखाई दे रहा है कि अगर कैल्शियम सल्फेट का 1 मोल हो तो बेसिकली उसमें कैल्शियम का भी कितने मोल होंगे, 1 मोल। सल्फ़र के भी कितने मोल होंगे, 1 मोल। ऑक्सीजन के कितने मोल होंगे, 4 मोल। अब क्वेश्चन ये है कि अगर कैल्शियम सल्फेट के 100 मोल हों तो उसमें ऑक्सीजन के कितने मोल होंगे। तो देखें जो डाटा हमारे पास है उसके मुताबिक अगर हम कैल्शियम सल्फेट को ऑक्सीजन से कंपेयर करें तो इस डाटा के मुताबिक जब कैल्शियम सल्फेट का 1 मोल होता है तो ऑक्सीजन के कितने मोल होते हैं, 4 मोल। अब क्वेश्चन में दिए हुए हैं कैल्शियम सल्फेट के 100 मोल, तो जब इसके 100 होंगे तो ये क्या होंगे, ये होंगे 4 इंटू 100, यानी कितने 400 मोल। सो द आंसर इज डेल्टा। क्वेश्चन 3. In the reaction 2C plus O2 gives 2CO. How many moles of CO are produced from 3.2 moles of O2? अब देखें हमारे पास ये जो रिएक्शन है ये बता रहा है कि O2 के जब 1 मोल होते हैं तो हमारे पास CO के कितने मोल बनते हैं, 2 मोल। अब क्वेश्चन ये है कि बेसिकली जब 3.2 मोल्स O2 हों तो बताएं CO कितने बनेंगे। तो भाई जब 3.2 होंगे तो वो 2 इंटू 3.2 मोल बनेंगे CO के। तो क्या बनेगा, जैसे 32 2 ज़ा 64 होता है तो एक के बाद पॉइंट है, तो 64 में एक के बाद पॉइंट यानी आंसर 6.4 मोल्स। सो द आंसर इज डेल्टा। Question 4. A person drinks 200 gram of 3% glucose solution after aerobic exercises. The number of carbon atoms consumed by him are. अब देखें क्वेश्चन में है क्या कि एक शख्स है जो कि 3% ग्लूकोज सोल्यूशन का 200 ग्राम पीता है। सवाल ये है कि उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं जो उसने पिए या लिए। अब देखें यहाँ पे सबसे पहली बात कि जो वाटर था वो कितना था, 200 ग्राम। अब 200 ग्राम का जो 3% है का 3% यानी 3/100 क्या चीज़ है, ग्लूकोज है।
अब ये ग्लूकोज का क्या हो गया, मैस हो गया किसके अंदर, उस 200 ग्राम 3% ग्लूकोज सोल्यूशन के अंदर। अगर ये ग्लूकोज का मैस है तो अब इसको डिवाइड कर देंगे किस पे, मोलर मैस पे, तो ये ग्लूकोज के मोल आ जाएंगे। अब मल्टीप्लाई करेंगे एवोगैड्रोज नंबर से तो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल आ जाएंगे। अब हमें पता है कि ग्लूकोज का फार्मूला है C6H12O6, यानी एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में कितने कार्बन एटम होते हैं, 6। तो इतने ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में जो एटम होंगे वो इसका कितने गुना होंगे, 6 टाइम्स होंगे। तो अब देखिए ये जो 2 ज़ीरो हैं ये इन 2 ज़ीरो से कैंसिल, 2 1s are 2 और 2 9s are 18, ये ज़ीरो हो गया। इसी तरह 3 1s are 3, 3 3s are 9 और ये ज़ीरो हो गया। 6 1s are 6 और 6 5s are 30। अब जब 6 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो 5 1s are 5 और 5 इंटू 1.2 कितना होगा, 6। तो देखें आपके पास आंसर क्या आ गया, 1.2 इंटू 10 रेज टू पावर 23। ये किस चीज़ की तादाद है, कार्बन एटम्स की तादाद है जो वो शख्स 3% ग्लूकोज सोल्यूशन के 200 ग्राम की शक्ल में बॉडी में ले जाएगा। सो द आंसर इज डेल्टा। क्वेश्चन 5, व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन measured under room conditions can be obtained from the thermal decomposition of 8.2 gram of calcium nitrate। इस क्वेश्चन में रिलेट किया हुआ है कैल्शियम नाइट्रेट को किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। अब कैल्शियम नाइट्रेट के 2 मोल्स हैं, एक मोल का मैस है 164, इसका मतलब जब इसके 2 इंटू 164 ग्राम होते हैं तो O2 के कितने मोल है, 1। अब चूंकि रूम कंडीशंस हैं तो किसी भी गैस का रूम कंडीशन पे 1 मोल का जो वॉल्यूम होता है वो 24 डेसीमीटर क्यूब होता है, लेकिन चूंकि आंसर में सब का cm क्यूब दिया हुआ है लिहाजा हम 24 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि किस में आ जाए, सेंटीमीटर क्यूब में। तो जब ये 1 होगा तो ये 24,000 ओवर क्या होगा, 2 इंटू 164, कितने से मालूम करना है, 8.2 से। तो अब अगर हम इससे निकालेंगे तो इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतने 1000 ओवर 2 इंटू 164 इंटू 8.2। अगर हम ये पॉइंट हटा दें तो नीचे क्या हो जाएगा, 10। अब ये ज़ीरो इस ज़ीरो से हो जाएगी कैंसिल। अब देखें ये 2 1s are 2 और 4 2s are 8, फिर 2 1s are 2, ये 41 हो गया। अब 41 को जब मल्टीप्लाई करेंगे हम 4 से तो ये 164 हो जाएगा। अब 4 1s are 4 और 4 6s are 24 और आगे कितने ज़ीरो हैं, 2। इसका मतलब हमारे पास आंसर क्या आ गया, 600 सेंटीमीटर क्यूब, जो किस ऑप्शन में है, डेल्टा पे। So the answer is delta. Question 6, to obtain 12 gram H2, the volume of ammonia required at STP is। देख अब इस क्वेश्चन में हाइड्रोजन का मैस गिवन है जबकि अमोनिया का वॉल्यूम पूछा गया है। अब जो चीज़ गिवन होती है वो हम कहाँ लिखते हैं, लेफ़्ट पे, तो हम मैस ऑफ H लेफ़्ट पे लिखेंगे और जो पूछा है वो कहाँ लिखते हैं, राइट पे। वॉल्यूम हमने बताना है किसका, अमोनिया का। अब देखें सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट बात, जब अमोनिया का 1 मोल होता है तो बेसिकली उसका वॉल्यूम STP पे 22.4 डेसीमीटर क्यूब होता है, लेकिन उस वक्त NH3 में H के कितने ग्राम होते हैं, भाई 3 ग्राम, क्योंकि एक H का मैस 1 है तो 3 होते हैं तो 3 ग्राम होगा, तो हम कहते हैं मैस ऑफ H 3 ग्राम। इसका मतलब 3 ग्राम H होता है कब, जब अमोनिया का वॉल्यूम 22.4 डेसीमीटर क्यूब है। अब अगर ये 1 होगा तो ये 22.4 ओवर 3 डेसीमीटर क्यूब होगा।
हमसे पूछा हुआ 12 ग्राम हाइड्रोजन से, तो अब 12 ग्राम से कैसे निकालेंगे? 22.4 over 3 into 12। देखिए 3 1s are 3, 3 4s are 12। तो अब 22.4 का कितने टाइम्स? 4 टाइम्स। तो देखिए अगर 22 होता तो 4 टाइम्स बनता 88, और 0.4 का 4 टाइम्स 1.6, तो 88 और 1.6 ये बन जाएगा 89.6 क्या? डेसीमीटर क्यूब। तो ये कहाँ मौजूद है? डेल्टा पे। सो द आंसर इज डेल्टा। Question 7. The total volume of the mixture of 0.5 gram H2, 16 gram O2, 7 gram N2 at STP is। अब देखें जो H2 का 0.5 ग्राम है, हमें पता है कि ये 0.25 मोल्स है। 0.5 ग्राम H2 किसके बराबर है? ये 0.25 मोल्स है। क्यों है भला? क्योंकि H2 का मैस तो 2 ग्राम होता है, तो ये उससे देखें कितने गुना कम है? 4 गुना। तो फिर ये 0.5 ग्राम बेसिकली 1 मोल से 4 गुना कम हुआ, यानी 0.25 मोल। O2 के 16 ग्राम है। देखें O2 का मैस होता है 32 ग्राम, तो वो 1 मोल होता है। तो अब ये उससे आधा मैस है, तो ये है 0.5 मोल। फिर नाइट्रोजन के 28 ग्राम होता है, तो ये उसका चौथा हिस्सा 7 ग्राम। चौथा हिस्सा जैसे अभी हमने बात की थी कि 1 मोल का चौथा हिस्सा क्या होता है? 0.25 मोल। अब आप देखें जब आप तीनों को ऐड करेंगे तो 0.25, 0.50 और 0.25 ये कितने मोल बना? 1 मोल। अब हम तो जानते हैं 1 मोल किसी भी गैस का हो तो एट STP उसका वॉल्यूम कितना होता है? 22.4 डेसीमीटर क्यूब। सो द आंसर विल बी बीटा। Question 8. The limitation of the chemical equation is observed in। अब केमिकल इक्वेशन की लिमिटेशंस में से एक लिमिटेशन ये है कि हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन एक ऐसे केमिकल रिएक्शन के लिए भी लिख सकते हैं जो कभी होता ही नहीं है। अब मसलन पहला रिएक्शन देखें, यहाँ कॉपर जो है वो +2 है, O -2 है, H2 0, कॉपर 0, H +1 और O -2। अब यहाँ पे कॉपर की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कम हो रही है, यानी इसकी रिडक्शन हो रही है, और हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है, यानी इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है। अब सीरीज़ में हम जब देखते हैं तो हाइड्रोजन और कॉपर को कंपेयर करें तो कॉपर जो है वो नीचे है और हाइड्रोजन कहाँ है? ऊपर। अब ऊपर वाला एलिमेंट चूँकि कम रिडक्शन पोटेंशियल और ज़्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रखता है तो उसकी ऑक्सीडेशन होनी चाहिए, और नीचे वाले की रिडक्शन। तो देखिए ये बिल्कुल सीरीज़ के मुताबिक हो रहा है, यानी ये रिएक्शन होता भी है और ये उसकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन भी है, तो ये लिमिटेशन नहीं है। बीटा, कॉपर 0 है, Ag +1, NO3 -1, यहाँ कॉपर +2, NO3 -1, यहाँ सिल्वर 0। अब देखिए यहाँ कॉपर 0 से बन रहा है +2, यानी ऑक्सीडेशन हो रही है, और सिल्वर +1 से 0 हो रहा है, यानी इसकी रिडक्शन हो रही है। अब सीरीज़ में यहाँ है कॉपर और यहाँ पे कौन पड़ा? सिल्वर। सिल्वर नीचे है, उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, तो सिल्वर की रिडक्शन होनी चाहिए। तो आप देखें सिल्वर की रिडक्शन हो रही है, तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के मुताबिक है, इसका मतलब ये होता है इसीलिए लिखा हुआ है, तो ये लिमिटेशन नहीं है। चार्ली, Fe + H2SO4, यहाँ Fe 0 है, H +1 है, SO4 -2 है, इधर Fe क्या है? +2, ये -2, और ये क्या है? 0। अब देखिए Fe की क्या हुई है? ऑक्सीडेशन, जबकि H की क्या हुई है? रिडक्शन। अब सीरीज़ में देखें Fe +2 हमें कहाँ दिखाई दे रहा है? ये रहा Fe +2, जबकि H कहाँ है? H यहाँ पे मौजूद है, तो नीचे कौन है? H। तो H की क्या होनी चाहिए? रिडक्शन। तो आप देखिए H की रिडक्शन ही हो रही है, इसका मतलब ये सीरीज़ के मुताबिक है, तो ये क्या है? ये रिएक्शन होता भी है, इसीलिए लिखा हुआ है, तो ये लिमिटेशन नहीं है। लेकिन जब हम डेल्टा देखेंगे तो यहाँ देखिए K +1 है, Br -1 है, आयोडीन एलिमेंट है, फ्री स्टेट में चार्ज 0 है, यहाँ K +1 है, I -1 है, Pr2 एलिमेंट है, फ्री स्टेट में चार्ज 0। अब आप यहाँ देखें ब्रोमीन -1 से 0, तो क्या हुई? ऑक्सीडेशन, जबकि आयोडीन 0 से -1, तो चार्ज कम हुआ, तो रिडक्शन। अब सीरीज़ में I और Br में से देखें नीचे कौन है? Br,
तो बी आर का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, यानी बी आर की रिडक्शन होनी चाहिए। हो क्या रही है? ऑक्सीडेशन। इसका मतलब ये सीरीज़ के मुताबिक नहीं है, इसीलिए ये होगा या नहीं होगा? ये नहीं होगा, लेकिन हमने फिर भी इसकी क्या बना के लिख दिया? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो यही तो लिमिटेशन है केमिकल इक्वेशन की, कि ये एक ऐसे रिएक्शन के लिए भी लिखी जा सकती है जो कभी होता ही नहीं है। सो द आंसर इज डेल्टा। क्वेश्चन 9, 98 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट्स विद 100 ग्राम ऑफ कास्टिक सोडा। द अमाउंट ऑफ कास्टिक सोडा लेफ्ट ओवर आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन इज। अब इसके लिए हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखते हैं। क्या है जी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन? कि 2NaOH प्लस H2SO4 बनेगा क्या? बनेगा Na2SO4 और प्लस 2H2O। अब इस इक्वेशन के मुताबिक NaOH का मैस कितना है? 2N2, NaOH का 40, H2SO4 का कितना होता है? 90H। अब देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात, क्वेश्चन में सल्फ्यूरिक एसिड के 98 ग्राम दिए हुए हैं, जबकि कास्टिक सोडा यानी NaOH के कितने दिए हुए हैं? 100 ग्राम। जबकि हमें नज़र आ रहा है कि H2SO4 के जब 98 ग्राम होते हैं तो NaOH के 40 × 2 यानी कितने ग्राम यूज़ होते हैं? 80 ग्राम। सवाल ये था कि जब न्यूट्रलाइजेशन हो जाती है तो कास्टिक सोडा के कितने ग्राम बच जाते हैं? तो 98 ग्राम H2SO4 के साथ NaOH के कितने ग्राम रिएक्ट करेंगे? 80 ग्राम। जबकि गिवन कितने थे? 100। तो कॉमन सेंस की बात है, कितने बच गए? 20 ग्राम। सो द आंसर इज चार्ली। क्वेश्चन 10, विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड्स हैज़ लोअर बॉइलिंग पॉइंट? अगर हम इनके बॉइलिंग पॉइंट्स देखें तो प्रोपेन का बॉइलिंग पॉइंट 56 डिग्री सेल्सियस है, एथनॉल का 78.26 डिग्री सेल्सियस है, फिनोल का 181.80 डिग्री सेल्सियस है और एथनोइक एसिड का 118.50 डिग्री सेल्सियस है। इसका मतलब लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका है? प्रोपेनॉन का। सो द आंसर इज अल्फा। लेकिन अब अगर हम इन बॉइलिंग पॉइंट्स को जस्टिफाई करें तो देखिए सबसे पहली बात, जो फिनोल है, फिनोल के अंदर एक तो OH है यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। दूसरी बात, बेंजीन रिंग है, एक बल्क है। बल्क होने की वजह से लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस काफ़ी क्या होंगी? स्ट्रांग होंगी। इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है। उसके बाद है एथनोइक एसिड। एथनोइक एसिड में क्या है? एथनोइक एसिड में बेसिकली COOH है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, जबकि कुछ अल्काइल पोर्शन भी है तो लंडन फोर्सेस भी होंगी। इसी तरह उसके बाद किसका है? एथनॉल का। एथनॉल क्या है? CH3, CH2 और OH। अब OH है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। ये अल्काइल ग्रुप है तो लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस भी होंगी। लेकिन ज़रा देखें, ये जो एथनोइक एसिड है इसका बॉइलिंग पॉइंट एथनॉल से ज़्यादा क्यों है? इसका बॉइलिंग पॉइंट इसलिए ज़्यादा है कि हम जानते हैं कि COOH जो है इसका मोलर मैस इस CH2OH से ज़्यादा है। तो मोलर मैस ज़्यादा होने से पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है और लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हो जाती है। इसीलिए एसिटिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट इथाइल अल्कोहल से ज़्यादा है। अब अगर हम बात करते हैं प्रोपेनॉन की तो ये क्या है? CH3, C+O और CH3। तो इसमें इस वाले पोर्शन से कार्बोनाइल की वजह से डाइपोल फोर्सेस होंगी, जबकि बाकी कौन सी होंगी? लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस, जो कि सबसे वीक फोर्सेस हैं बाकियों की निस्बत। क्यों? कि बाकी सब में क्या भी मौजूद हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी, जबकि इसमें नहीं है। इसलिए इसकी वीक फोर्सेस होने की वजह से बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा, इसीलिए आंसर अल्फा। क्वेश्चन 11, विद द इंक्रीज ऑफ कार्बन एटम्स in the class of organic compound all of the following properties increase except। देखें बात यह है कि अगर हमारे पास है मीथेन CH4, इसी तरह हमारे पास है सपोज ईथेन या प्रोपेन एंड सो ऑन, तो क्या हो रहा है? इन हाइड्रोकार्बन्स में बेसिकली नंबर ऑफ कार्बन बढ़ रहे हैं। अब जब नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते हैं तो पॉइंट्स ऑफ अटैचमेंट बढ़ते हैं। जब मीथेन से जुड़ेगा एक पॉइंट ऑफ अटैचमेंट होगा। इसी तरह जब ईथेन से जुड़ेगा तो कितने पॉइंट ऑफ अटैचमेंट होंगे? 2। लेकिन जब
प्रोपेन से जुड़ेगा तो कितने पॉइंट्स ऑफ अटैचमेंट होंगे? 3। तो अब आप देखिए लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस किस में ज़्यादा हैं? प्रोपेन में। जब ये ज़्यादा होंगी, बेसिकली कैसे ज़्यादा हुई? कार्बन बढ़ने से। तो यही कहा हुआ था कि कार्बन बढ़ने से बाकी सारी प्रॉपर्टीज़ बढ़ती हैं सिवाय एक के। तो पहली बात है कि लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस यूं जाते हुए क्या हो रही हैं? स्ट्रॉन्ग हो रही हैं। तो ये सही है। जब लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगी तो मॉलिक्यूल करीब करीब होंगे। जब करीब करीब होंगे तो एक ख़ास जगह पे मॉलिक्यूल्स की तादाद ज़्यादा होगी, तादाद ज़्यादा होगी तो उनका मैस ज़्यादा होगा, और जब मैस ज़्यादा होगा तो उनकी डेंसिटी भी ज़्यादा होगी। ये भी सही है। चार्ली, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। भाई जिस तरह अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट का इनमें जो ऑर्डर है वो बेसिकली ये है कि मीथेन का बॉइलिंग पॉइंट इनमें सबसे कम है, फिर ईथेन, फिर प्रोपेन एंड सो ऑन। तो ये बात भी सही है। जबकि वेपर प्रेशर बढ़ेगा नहीं, उल्टा कम होगा। जैसे प्रोपेन में चूंकि फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, तो वेपर प्रेशर क्या होगा? कम। जबकि मीथेन में फोर्सेस वीक हैं, बॉइलिंग पॉइंट कम है, तो फिर वेपर प्रेशर क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो ये उलट ट्रेंड है। सो द आंसर इज डेल्टा। Question 12. When molarity of solution is 0.3 molar, the mass of urea in 100 centimeter cube water solution is. देखें, अगर हम कहते हैं कि जो सोल्यूशन है यूरिया का वो 0.3 मोलर है, 0.3 मोलर का मतलब ये है कि बेसिकली 0.3 मोल्स हैं किसके अंदर? 1 डेसीमीटर क्यूब सोल्यूशन में, या 1000 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन। अब अगर हम इसको यूं पुट करें आंसर निकालने के लिए कि भाई जब 1000 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन होता है तो कितने मोल होते हैं? 0.3 मोल। जब 1 सेंटीमीटर क्यूब होगा तो 0.3 ओवर 1000। हमें कितने सेंटीमीटर क्यूब में पूछा हुआ है? 100 में। तो 100 में कैसे आएगा? 0.3 ओवर 1000 और इनटू 100। देखिए ये 2 ज़ीरो इन 2 ज़ीरो से कैंसिल हो जाएंगे। 0.3 को जब 10 पे डिवाइड करेंगे तो ये 0.03 क्या आ जाएंगे? मोल्स। अब देखिए जो यूरिया है, यूरिया का मोलर मैस कितना है? 60। क्यों? कि इसका फार्मूला है NH2CO और NH2। तो इसका मोलर मैस कितना है? इसका मोलर मैस है 60। तो अब अगर हम इन मोल्स का क्या निकालें? मैस। तो कैसे निकलेगा मैस? मैस के लिए तो हम जानते हैं फार्मूला क्या है, मोल बराबर मैस ओवर मोलर मैस। या अगर हम मैस निकालना चाहें तो मोलर मैस उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो N इंटू M हो जाएगा। अब देखिए मैस किसके बराबर है? मोल है 0.03 और मोलर है 60, तो ये आ जाएगा 1.8 ग्राम। सो द आंसर विल बी बीटा। Question 13. Mark the incorrect statement about diamond. Alpha, it is colorless. ठीक. Beta, it has greater density than graphite. अगर हम डायमंड की बात करें तो उसमें एक जो कार्बन है वो 4 अदर कार्बन से जुड़ा होता है टेट्राहीड्रली, और ये बॉन्डिंग हर तरफ एक जैसी होती है। जबकि अगर हम ग्रेफाइट की बात करें तो उसमें एक कार्बन 3 और कार्बन से जुड़ा होता है कोवेलेंट बॉन्ड से, जबकि ये लेयर्ड स्ट्रक्चर है, यानी एक लेयर से दूसरी लेयर के दरमियान लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस होती हैं, यानी इसमें गैप ज़्यादा है, यानी इसका वॉल्यूम ज़्यादा है, तो डेंसिटी क्या होगी? कम होगी। तो फिर डेंसिटी किसकी ज़्यादा होगी? डायमंड की। तो ये भी सही है। चार्ली, इट हैज़ टेट्राहीड्रल अरेंजमेंट एंड लुक्स लाइक फेस सेंटर्ड। देखिए एक यूनिट जो है वो टेट्राहीड्रल है, लेकिन जब कई सारे यूनिट्स आपस में मिलते हैं तो ओवरऑल जो डायमंड की शेप बनती है उसे हम क्या कहते हैं? क्यूबिक कहते हैं। तो ये भी सही है। जबकि देखें डेल्टा ऑप्शन पे क्या लिखा है कि इट हैज़ लेयर्ड स्ट्रक्चर। अब ये जो लेयर्ड स्ट्रक्चर है ये किसके लिए सही है? जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया ग्रेफाइट के लिए, पर डायमंड के लिए ये सही नहीं है। सो द आंसर इज डेल्टा। Question 14. Which of the following is या आर एप्लीकेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट? यूज़ ऑफ प्रेशर कुकर। देखिए प्रेशर कुकर में
हम बेसिकली उसे सील करके एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ा देते हैं, जिससे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाता है और उसमें खाना जल्दी पक जाता है। तो ये एप्लीकेशन है किसकी? बॉइलिंग पॉइंट की। बीटा, वैक्यूम डिस्टिलेशन। वैक्यूम डिस्टिलेशन असल में बॉइलिंग ऑफ अ लिक्विड है एट लो एक्सटर्नल प्रेशर। तो हम क्या करते हैं, जैसे ग्लिसरीन है, तो ग्लिसरीन बॉयल होता है 290 डिग्री सेल्सियस पे एट 760 टॉर, लेकिन उसके डीकम्पोज होने का खतरा है। हम ये चाहते हैं कि वो बॉयल भी हो जाए और डीकम्पोज भी ना हो, इसलिए हम एक्सटर्नल प्रेशर 760 टॉर की बजाय 50 टॉर कर देते हैं, जिस पे अब वो बॉयल होता है 210 डिग्री सेल्सियस पे। और अब 210 डिग्री सेल्सियस के बाद जितना मर्जी हीट कर दें, टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा, यानी वो क्या नहीं होगा, डीकम्पोज नहीं होगा। दिस इज आल्सो द एप्लीकेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। सो द आंसर इज चार्ली। Question 15. If 2 gram of NaCl is dissolved in 18 gram of water, then the percentage by weight of NaCl is. देखें, जो परसेंटेज बाय वेट है वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? परसेंटेज बाय वेट का हमारे पास फार्मूला है बेसिकली वेट किसका? ऑफ सोल्यूट, और नीचे क्या है जी? वेट ऑफ सोल्यूशन, और मल्टीप्लाई किससे करना है हमने? 100 से मल्टीप्लाई करना। अब सोल्यूट कौन सा है? NaCl, इसका वेट है 2 ग्राम। जबकि सोल्यूशन कैसे बनेगा? सोल्यूशन बनेगा सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। अब सोल्यूट है 2, सॉल्वेंट है 18, टोटल बना कितना? 20 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो 20 1s are 20, 20 5s are 100, तो 5 into 2 कितना हो गया? 10। सो द आंसर इज 10%। आंसर डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 16. 5 gram H2 gas is confined in 1 decimeter cube container. If H2 were a true ideal gas, how would it behave different from its actual behavior? देखिए, अगर हम ये कहते हैं कि हाइड्रोजन आइडियल होती तो फिर इसका बिहेवियर अब वाली हाइड्रोजन से कैसे डिफरेंट होता? पहली बात, इट्स मॉलिक्यूल वुड अट्रैक्ट ईच अदर। देखिए, आइडियल गैस तो होती भी ही वो है जिसके मॉलिक्यूल्स में कोई अट्रैक्टिव फोर्सेस ना हो। तो यहाँ तो ये बताया गया है कि अट्रैक्ट करते, तो ये बिल्कुल गलत हो गया। बीटा, इट्स मॉलिक्यूल्स वुड रिपेल ईच अदर, उसके मॉलिक्यूल एक दूसरे को रिपेल करते हैं। भाई, आइडियल गैस की ये शर्त नहीं है कि मॉलिक्यूल्स रिपेल करें, ये शर्त ज़रूर है कि उनमें अट्रैक्टिव फोर्सेस ना हो, तो ये बात भी गलत हो गई। चार्ली, इट्स मॉलिक्यूल्स वुड बी इन कंटिन्यूस मोशन। भाई, चाहे वो आइडियल हो चाहे वो नॉन आइडियल हो, मॉलिक्यूल्स तो कंटिन्यूस मोशन में होते ही हैं। डेल्टा, इट वुड एक्सर्ट मोर प्रेशर। तो ये सही है। क्यों? कि ये देखें, अगर फ़र्ज़ किया हमारे पास ये किसी कंटेनर की वॉल है, अब यहाँ पे 2 तरह के मॉलिक्यूल्स हैं, एक है सपोज A टाइप का मॉलिक्यूल और एक है B टाइप का मॉलिक्यूल। अगर गैस आइडियल हो तो क्या होगा? इन दोनों के दरमियान कोई अट्रैक्टिव फोर्सेस नहीं होंगी। अब A जब इस वॉल के साथ टकराने लगेगा तो B उसे अपनी तरफ नहीं खींचेगा। जब नहीं खींचेगा तो A की इस वॉल पे जो फोर्स होगी वो क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो अब हमें पता है प्रेशर क्या होता है? ये होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। तो यानी प्रेशर और फोर्स का क्या रिलेशनशिप है? डायरेक्ट रिलेशनशिप। तो जब अट्रैक्टिव फोर्सेस नहीं है B और A के दरमियान, तो A वॉल के साथ ज़्यादा फोर्स से लगेगा, यानी क्या ज़्यादा होगा? प्रेशर ज़्यादा होगा। सो द आंसर इज डेल्टा। क्वेश्चन 17. व्हाट मैस ऑफ KOH इज प्रेजेंट इन 0.5 मोल ऑफ KOH? अब 0.5 मोल ऑफ KOH में KOH का कितना मैस है? सिंपल भाई, KOH में K का मैस है 39, O का है 16 और H का है 1, तो ये टोटल कितना हुआ? ये बना 56। आप जैसे ही इसके साथ क्या लिखेंगे? ग्राम, तो ये कितने मोल होगा? 1 मोल। क्वेश्चन में पूछा हुआ है 0.5 मोल, तो भाई इसका आधा कर दें तो 0.5 मोल का मैस होगा KOH का, तो 56 का हाफ क्या होता है? 28। सो द आंसर इज अल्फा। क्वेश्चन 18. हाउ मैनी एटम्स आर देयर इन 11 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स? देखिए, CO2 का मैस है 11 ग्राम, मोलर मैस होता है 44 ग्राम, तो गिवन मैस ओवर मोलर मैस नंबर ऑफ मोल्स आ गए। अब
जब नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई करेंगे एवोगैड्रोज नंबर से तो CO2 के मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। अब CO2 के एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स होते हैं? 3। तो इतने मॉलिक्यूल में जो एटम्स होंगे वो कितने गुना होंगे? 3 गुना। अब 11 1 11 और 11 4 44। इसी तरह 4 1 4 और 4 इंटू 1.5 क्या हो जाएगा? 6। अब 1.5 इंटू 3 क्या हो जाएगा? 4.5 इंटू क्या बचा? 10 रेज़ टू पावर 23। तो ये किस चीज़ की तादाद होगी? 11 ग्राम CO2 में नंबर ऑफ एटम्स की तादाद। सो द आंसर इज बीटा। Question 19. In order to prepare 0.5 molar sodium chloride solution, the amount of NaCl required to be added in 100 centimeter cube of water solution is. देखें, जब हम कहते हैं 0.5 मोलर, इसका मतलब होता है कि 0.5 मोल्स हैं किसके अंदर? इन 1000 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन। अब NaCl का मोलर मास है 58.5। 58.5 का हाफ यानी हाफ मोल है तो मास भी हाफ हो जाएगा। तो बेसिकली 0.5 मोल्स का मतलब कितना हुआ? 29.25 ग्राम NaCl। लेकिन ये कितने सेंटीमीटर क्यूब में है? 1000 सेंटीमीटर क्यूब में। तो अब देखें, हम इसे ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि 29.25 है कितने में? 1000 में। हमें कितने में चाहिए? 100 में। 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 2 ज़ीरो इन 2 ज़ीरो से कैंसिल, 10 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2.925 ग्राम NaCl। सो द आंसर इज अल्फा। Question 20. Number of nitrogen atoms in 30 ग्राम यूरिया इज। अब यूरिया का फार्मूला क्या है? अभी हमने बात की थी कि ये NH2CONH2 है। क्या चीज़ है ये? यूरिया। अब 30 ग्राम है, गिवन मैस यूरिया का 30। मोलर मैस कितना है जी? मोलर मैस 60 है। तो ये यूरिया के नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। अब मल्टीप्लाई करेंगे एवोगैड्रोज नंबर से तो यूरिया के मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। अब एक मॉलिक्यूल हो यूरिया का तो उसमें कितने नाइट्रोजन है? 2। तो इतने मॉलिक्यूल्स में कितने टाइम्स होंगे? 2 टाइम्स। अब देखिए 30 1 30, 32 60, 2 1 2 और 2 1 2। तो कितना आंसर आ गया? 6 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23। क्या? नाइट्रोजन एटम्स। तो अब आप देखें ऐसा आंसर कहाँ पे दिया हुआ है? अल्फा। सो द आंसर इज अल्फा। Question 21. Which pair among the following contains non-crystalline solids यानी amorphous solid? देखिए ग्लास amorphous solid है लेकिन सुक्रोज क्रिस्टलाइन सॉलिड है, गलत हो गया। वुड amorphous solid है लेकिन डायमंड क्रिस्टलाइन सॉलिड है, गलत हो गया। वुड amorphous solid है, ग्लास भी amorphous solid है, तो आंसर चार्ली। डेल्टा टेबल सॉल्ट NaCl है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ग्लास amorphous solid है, तो ये भी गलत हो गया। अब यहाँ पे ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता था कि वो कौन सी ऑप्शन है जिसमें पहला क्रिस्टलाइन सॉलिड है और दूसरा अमार्फस सॉलिड है, तो आंसर क्या होता है? डेल्टा। यूं भी पूछा जा सकता था कि इनमें कौन सी ऑप्शन है जिसमें पहला अमार्फस सॉलिड है और दूसरा क्रिस्टलाइन सॉलिड, तो उसमें अल्फा भी ऐसा है और बीटा भी। तो बहरहाल अब आंसर कौन सा है? चार्ली। क्वेश्चन 22. मार्क इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट जनरल गैस इक्वेशन। देखिए मैथमेटिकली PV बराबर किसके? nRT। इट इज राइट। इन दिस इक्वेशन R इज नोन एज आइडियल गैस कांस्टेंट या यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट या जनरल गैस कांस्टेंट, ये भी ठीक है। इट इज ओबेड बाय आइडियल गैस, जाहिर सी बात है इसे जब आप आइडियल गैस इक्वेशन कहते हैं तो आइडियल गैसेज ही उसे ओबे करेंगी। जबकि डेल्टा है कि द वैल्यू ऑफ R डिपेंड्स ऑन यूनिट्स ऑफ प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। देखिए प्रेशर और वॉल्यूम तक तो ठीक था, टेम्परेचर कहा तो बात क्या हो गई? गलत हो गई। सो द आंसर इज डेल्टा। देखें ये गलत कैसे हो गई? आप जानते हैं कि PV किसके बराबर होता है? PV बराबर होता है nRT।
अगर हम यहाँ आर की वैल्यू निकालें तो आर किसके बराबर होगा, आर बराबर होगा पी वी ओवर एन टी। जब आप एस टी पी पे इसकी यूनिट्स निकालते हैं आर की, तो वो क्या होती है 0.0821, साथ होता है एटीएम, फिर डेसीमीटर क्यूब, फिर क्या होता है पर मोल और फिर पर केल्विन। अब आप इसको जिस मर्जी यूनिट में चेंज कर दें, हमेशा एंड पे क्या ही आता है पर मोल पर केल्विन। इसका मतलब ना तो मोल पे डिपेंड करती है ये यूनिट, ना ही किस पे, केल्विन यानी टेम्परेचर पे। ये जब भी चेंज करेंगे इस यूनिट को, तो एटीएम यानी प्रेशर के चेंज करने से और डेसीमीटर क्यूब यानी वॉल्यूम के चेंज करने से चेंज होगी। अदरवाइज मोल या टेम्परेचर पे आर की जो यूनिट या वैल्यू ये डिपेंड नहीं करती। सो द आंसर इज डेल्टा। क्वेश्चन 23, विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट मेटेलिक सॉलिड्स? अल्फा, दे आर डक्टाइल यानी इनकी तारें बनाई जा सकती हैं। मैलिएबल यानी शीट्स बनाई जा सकती हैं, बिल्कुल ठीक है। कंडक्टिविटी इंक्रीजेज विद टेम्परेचर, बिल्कुल गलत, क्योंकि मेटल के कैटाइंस बेसिकली टेम्परेचर बढ़ाने से क्या करेंगे, वाइब्रेट करने लगेंगे। जब वाइब्रेट करने लगेंगे तो जो इलेक्ट्रॉन उनके बीच से मूव कर रहे थे उनकी मूवमेंट में क्या होगी, हिंड्रेंस। जब उनकी मूवमेंट में हिंड्रेंस होगी तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस बढ़ेगी नहीं बल्कि कम हो जाएगी। तो आंसर बीटा। चार्ली है कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, भाई मेटल्स होते ही वही एलिमेंट्स हैं जो इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर्स हों। हैव मेटेलिक लस्टर, तो जब मेटल्स को ताज़ा ताज़ा काटा जाता है तो उनकी सरफेस शाइनी दिखाई देती है, ये भी मेटल की प्रॉपर्टीज़ हैं। सो द आंसर इज बीटा। क्वेश्चन 24, मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट NaCl। पहली बात, इट शोज फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। ओके, हर Na प्लस के बाद 6 Cl नेगेटिव होते हैं, इसीलिए हम कहते हैं इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, बिल्कुल ठीक। इट हैज़ 4 फार्मूला यूनिट्स पर यूनिट सेल, तो एक यूनिट सेल में 4 Na प्लस 4 Cl नेगेटिव और 4 ही NaCl होते हैं, ये भी ठीक है। NaCl इन द सॉलिड स्टेट हैज़ इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल्स, बिल्कुल गलत। सॉलिड स्टेट में तो इसकी क्रिस्टल लैटिस होती है, अलबत्ता मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं पर किस फेज में, वेपर फेज में। सो द आंसर इज डेल्टा। क्वेश्चन 25, सिलिकॉन कार्बाइड इज अ कोवेलेंट सॉलिड यानी नेटवर्क सॉलिड एंड हैज ऑल ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज एक्सेप्ट। पहली बात, दे हैव हायर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, बिल्कुल, जब जॉइंट नेटवर्क सॉलिड आ गया तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट तो हाई ही होगा। दे हैव कोवेलेंट बॉन्डिंग, क्योंकि सिलिकॉन और कार्बन आपस में कौन से बॉन्ड्स से जुड़े होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड से। दे आर नॉन वोलेटाइल, भाई जब एक नेटवर्क स्ट्रक्चर है तो वेपर बनने के चांसेस बहुत कम होंगे, हम कहेंगे नॉन वोलेटाइल। बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है, हार्ड होंगे। लेकिन जब बोल दिया डक्टाइल यानी तारें बनाई जा सकती हैं, तारें तो किसकी बनाई जा सकती हैं, मेटल्स की, तो इसका मतलब आंसर चार्ली। डेल्टा, देयर बेसिक कंस्टिट्यूएंट्स आर एटम्स, चाहे वो कार्बन हो चाहे सिलिकॉन हो, इसीलिए तो इन्हें एटॉमिक सॉलिड भी कहते हैं। तो आंसर चार्ली। क्वेश्चन 26, सोप एंड डिटर्जेंट इंक्रीज क्लींजिंग एक्शन ऑफ वाटर बिकॉज दे। अब देखें ये होता क्या है, ये जो सोप या डिटर्जेंट होते हैं ये बेसिकली अल्काइल या अराइल सल्फोनिक एसिड्स के सोडियम या कोई भी मेटल सॉल्ट्स होते हैं। अब ये जो डिटर्जेंट है इसमें आप देखें ये अल्काइल या अराइल पोर्शन जो है ये कैसा है, ये नॉन पोलर है, जबकि ये वाला जो पोर्शन है ये कैसा है, ये है पोलर। अब ये पोलर पार्ट बेसिकली वाटर से बना लेता है कौन सी बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब जब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेगा तो वाटर की वाटर से फोर्सेस क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। जब फर्ज किया वाटर पड़ा है किसी टब में और वाटर की वाटर से फोर्सेस कम हो गई, तो इसका मतलब जो वाटर की वाटर से फोर्सेस की वजह से यहाँ टेंशन क्रिएट हुई थी, अब बीच में डिटर्जेंट के मॉलिक्यूल आने से इनकी आपस में फोर्सेस क्या हो गई, वीक। इसका मतलब सरफेस के ऊपर जो टेंशन थी वो क्या हो गई, डिक्रीज। सो द आंसर इज डेल्टा। क्वेश्चन 27, ऑल ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर
डू नॉट अफेक्ट वेपर प्रेशर एक्सेप्ट, देखें, अमाउंट ऑफ लिक्विड, सरफेस एरिया और वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर पे वेपर प्रेशर डिपेंड नहीं करता, जबकि किस पे डिपेंड करता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे। मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास दो कंटेनर हों, एक कंटेनर में हम डाल दें पेट्रोल और दूसरे के अंदर डाल दें वाटर, तो देखिए किस में फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है, वाटर में, तो वेपर्स बनने का चांस कम होगा, तो फिर डायनेमिक इक्विलिब्रियम पे वेपर प्रेशर भी कम होगा, जबकि पेट्रोल में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या हैं, वीक, तो फिर वेपर्स बनने का चांस ज़्यादा, तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम पे वेपर प्रेशर भी ज़्यादा, मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक तो वेपर प्रेशर ज़्यादा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग तो वेपर प्रेशर कम, तो फिर आंसर बीटा। क्वेश्चन 28, विच ऑफ द फॉलोइंग अफेक्ट एवेपोरेशन, देखिए सरफेस एरिया बढ़ाने से रेट ऑफ एवेपोरेशन बढ़ जाता है, टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ एवेपोरेशन बढ़ जाता है, जबकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होने से एवेपोरेशन कम और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होने से रेट ऑफ एवेपोरेशन ज़्यादा हो जाता है, तो आंसर डेल्टा। क्वेश्चन 29, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर नॉन कंडक्टर सॉलिड्स एक्सेप्ट, जैसे NaCl, तो NaCl जब सॉलिड होगा इसमें फ्री आयंस नहीं होंगे, तो ये नॉन कंडक्टर होगा। ग्रेफाइट चाहे सॉलिड भी हो तो इसमें एक कार्बन 3 और कार्बन से जुड़ा होता है एक लेयर में, जबकि हर कार्बन का चौथा इलेक्ट्रॉन पैरेलल टू द लेयर्स फ्री होता है, लिहाजा ये क्या होगा, कंडक्टर होगा, तो आंसर बीटा। जबकि चार्ली सिलिकॉन कार्बाइड, इसमें एक सिलिकॉन होगा तो वो भी 4 कार्बन से जुड़ा होगा, और अगर एक कार्बन होगा तो वो 4 सिलिकॉन से जुड़ा होगा, तो 4 बॉन्ड बनाएगा, कार्बन भी सिलिकॉन भी, तो ना कार्बन का कोई इलेक्ट्रॉन फ्री होगा ना सिलिकॉन का, तो ये भी नॉन कंडक्टर। जबकि CO2 अगर सॉलिड है, ये तो है ही मॉलिक्यूलर सॉलिड, ना इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन ना फ्री आयन, तो ये क्या ही होगा, नॉन कंडक्टर, तो आंसर बीटा। क्वेश्चन 30, अमार्फस सॉलिड्स हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, देखिए शार्प मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, जैसे NaCl एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है, इसका मेल्टिंग पॉइंट 801 डिग्री सेल्सियस है, इसका मतलब ये है कि जब 801 डिग्री सेल्सियस आएगा तो सारे का सारा NaCl एक ही वक्त में मेल्ट हो जाएगा, या जब तक सारे का सारा NaCl मेल्ट नहीं होगा हम जितना मर्जी हीट कर दें टेम्परेचर 801 से इंक्रीज़ नहीं होगा, तो फिर इसका होता है शार्प मेल्टिंग पॉइंट, जबकि अमार्फस सॉलिड्स का शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता। अंडरगो क्लीन क्लीवेज व्हेन कट विद नाइफ, अब जिसे आप क्लीवेज कहते हैं ये किसकी खूबी है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की खूबी है, अमार्फस सॉलिड्स की खूबी नहीं है। हैव परफेक्ट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, परफेक्ट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स भी किसकी खूबी है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की, प्रॉपर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट होगी x y z पे, एटम्स आइंस या मॉलिक्यूल्स पर, अमार्फस में नहीं होंगे। कैन पोजेस स्मॉल रीजन्स ऑफ ऑर्डरली अरेंजमेंट, बिल्कुल ये ठीक है, और ये जो ऑर्डर्ड अरेंजमेंट होती है कुछ कुछ जगहों पे, इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम कहते हैं क्रिस्टलाइट्स, तो ये किसकी खूबी है, अमार्फस सॉलिड्स की, सो द आंसर डेल्टा। क्वेश्चन 31, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, टू कुक द फूड एट अ हाई माउंटेन इज डिफिकल्ट एज कंपेयर टू एट सी लेवल, देखिए हाई माउंटेन जैसे मरी है, वहाँ एक्सटर्नल प्रेशर क्या है, एक्सटर्नल प्रेशर बहावलपुर जैसे इलाके की निस्बत क्या होगा, कम, जब एक्सटर्नल प्रेशर कम तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम, तो फिर खाना पकाना आसान या मुश्किल, मुश्किल होगा, ठीक। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हैलोजेंस इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप, भाई क्यों इंक्रीज होता है, क्योंकि ऊपर से नीचे मॉलिक्यूल का साइज बढ़ता है, जब मॉलिक्यूल का साइज बढ़ेगा पोलराइजेबिलिटी बढ़ेगी, लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस स्ट्रांग होंगी, जब लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस स्ट्रांग होंगी तो बेसिकली मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज होगा, सही। CO2 इन ड्राई आइस फॉर्म द मॉलिक्यूलर क्रिस्टल, क्योंकि CO2 है ही मॉलिक्यूल तो मॉलिक्यूलर क्रिस्टल ही बनाएगी ना, ये भी ठीक है। द अरेंजमेंट ABC इज रेफर्ड एज हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, गलत, अगर हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होगी तो उसमें 2 तरह की लेयर्स होती हैं, उसे AB अरेंजमेंट कहते हैं, जबकि ABC किसकी होती है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग, सो द आंसर इज डेल्टा। क्वेश्चन 32, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट, स्ट्रक्चर ऑफ आइस इज हेक्सागोनल, अब देखिए आइस का मतलब है कि बहुत सारे किसके मॉलिक्यूल,
वाटर के मॉलिक्यूल। हमें पता है जब वाटर के बहुत सारे मॉलिक्यूल ऐसे आपस में जुड़ते हैं तो हर वाटर का H दूसरे के O से, हर वाटर का H दूसरे के O से कौन सी बॉन्डिंग बनाता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और जब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हम पूरी की पूरी ऐसे शो कर दें तो ओवरऑल जो हमें शेप दिखाई देती है वो कैसी दिखाई देती है? ओवरऑल शेप हमें हेक्सागोनल दिखाई देती है। तो ये देखें ये हेक्सागोनल होगी। बात सही। एथनॉल इज मोर सॉल्युबल इन वाटर देन क्लोरोइथेन। देखिए क्लोरोइथेन में कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग का चांस ही नहीं है वाटर के साथ, लेकिन एथनॉल का है, तो वाकई एथनॉल वाटर में मोर सॉल्युबल होगी देन क्लोरोइथेन। चार्ली, प्रोपेन हैज़ लेस बॉइलिंग पॉइंट देन पेंटेन। अभी हमने डिस्कस किया था प्रोपेन में 3 पॉइंट्स ऑफ अटैचमेंट, लंडन फोर्सेस वीक हैं तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा एज कम्पेयर टू पेंटेन। डेल्टा HF इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन HI, ये बिल्कुल गलत है। HF कैसा एसिड है? वीकर एसिड है। अब वीकर एसिड क्यों है? इसलिए वीकर एसिड है कि जब हम बात करते हैं किसकी, इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, तो हम ये कहते हैं कि कोई भी एक जो H है ये जुड़ा होता है 2 मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन एटम्स के साथ, एक तरफ से हाइड्रोजन बॉन्ड के ज़रिए और एक तरफ से कोवेलेंट बॉन्ड के ज़रिए। तो ये इंट्रैप्ड है। जब हम वाटर में डालेंगे तो ये जो H+ आइन है ये रिलीज़ जब भी होंगे तो कैसी तादाद में होंगे? कम तादाद में। और जो चीज़ कम तादाद में हाइड्रोजन आइन देती है हम उसे कैसा एसिड कहते हैं? वीक एसिड, ना कि स्ट्रॉन्ग एसिड। सो द आंसर इज डेल्टा। Question 33. The atomic number of an element is 35 and mass number is 81. The number of electrons in the outermost shell is. अब देखिए mass number तो सिर्फ चक्करबाजी के लिए, असल ताल्लुक किसके साथ है? atomic number के साथ। अब 35 है, हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं, क्या होगा? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, फिर इसी तरह 4s2 और 3d10। यहाँ तक कितने हो गए? अगर हम काउंट करेंगे तो 30। अब 3d के बाद क्या आता है? 4p। अब कितने रह गए? 5, तो यहाँ 5 होंगे। अब क्वेश्चन ये था कि आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन बताने हैं। अब आउटर मोस्ट शेल कौन से? चौथा शेल है, तो चौथे शेल में s में 2 है और p में 5 है, टोटल कितने हो गए? 7। तो आंसर बीटा। अब यहाँ ये भी पूछा जा सकता था कि ये एलिमेंट किस ग्रुप का मेंबर है, तो आप देखिए वैलेंस शेल में 2 ये और 5 ये, कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। तो ये किस ग्रुप का होता? 7th ग्रुप का। ये भी पूछा जा सकता था कि ये एलिमेंट पीरियोडिक टेबल के किस पीरियड का है, तो अब आप देखिए टोटल इसमें कितने शेल्स हैं? 4 शेल्स। तो किसी भी एलिमेंट में जितने शेल्स होते हैं वही उसका पीरियड नंबर होता है। तो कौन सा पीरियड नंबर होता? 4th। तो बहरहाल पूछा हुआ क्या था? आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो आंसर बीटा। क्वेश्चन 34. The compound in which cation is isoelectronic with the anion. अब देखिए Na+ और Cl-। अब Na का एटॉमिक नंबर कितना था? 11। एक चला गया इलेक्ट्रॉन, बाकी 10 रह गए। Cl का था 17, एक आ गया, कितने हो गए? 18। तो आइसोइलेक्ट्रॉनिक नहीं है, बीटा। सीजियम एटॉमिक नंबर काफ़ी ज़्यादा है, फ्लोरीन एटॉमिक नंबर कम है, आइसोइलेक्ट्रॉनिक नहीं हो सकते। Na एटॉमिक नंबर कम, I बहुत ज़्यादा, ये भी नहीं हो सकते। डेल्टा पोटाशियम, पोटाशियम का कितना है? एटॉमिक नंबर 19 है। अब +1 का मतलब है जब एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो कितने हो गए? 18। सल्फर का था 16 एटॉमिक नंबर, -2 का मतलब 2 ले लिया, कितने हो गए? 18। तो अब पोटाशियम के वैलेंस शेल में भी 18 इलेक्ट्रॉन है और सल्फर के भी। सो द आंसर इज डेल्टा। क्वेश्चन 35. द शील्डिंग इफेक्ट ऑफ द इनर इलेक्ट्रॉन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। अब शील्डिंग इफेक्ट से क्या होता है? शील्डिंग इफेक्ट से एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है, डिक्रीज नहीं होता। गलत। इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इंक्रीज नहीं होती बल्कि डिक्रीज होती है। चार्ली, डिक्रीजिंग आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू, बिल्कुल, जब ऊपर से नीचे जाएंगे नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा, न्यूक्लियस की वैलेंस इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्शन कम होगी, इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा, यानी आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। सो द आंसर इज चार्ली। डेल्टा पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी, जबकि जो ट्रेंड आयोनाइजेशन एनर्जी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का होता है वही किसका होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का होता है। सो आंसर चार्ली। Question 36. It is impossible to know simultaneously the position and momentum
of a moving particle with absolute exactness at any instant, this is known as. अब ये कौन सा प्रिंसिपल है? हेसेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, कि अगर कोई भी हमारे पास बॉडी है, ख़ास तौर पे माइक्रो बॉडीज़ जैसे इलेक्ट्रॉन वगैरह, तो अगर उसकी पोजीशन आप सर्टेनिटी से मालूम कर लें तो मोमेंटम सर्टेनिटी के साथ मालूम नहीं कर सकते, या अगर मोमेंटम सर्टेनिटी के साथ मालूम कर लें तो पोजीशन सर्टेनिटी के साथ मालूम नहीं कर सकते। मतलब इन दोनों में से एक चीज़ लाजमी क्या रहेगी? अनसर्टन। तो आंसर बीटा। देखिए इसमें एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट, वो ये है कि अब ये जो 4 ऑप्शंस हैं हमारे पास, इन 4 ऑप्शंस में से बेसिकली बीटा हमारे सिलेबस में ही नहीं है, लेकिन अल्फ़ा, चार्ली और डेल्टा ये हमारे सिलेबस में हैं, इनके बारे में हम जानते हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन जो है उसमें फोकस किस पे करना है? उन ऑप्शंस पे जो आपके सिलेबस का पार्ट है। अगर उनमें से नहीं है तो अल्टीमेटली वही होगा ना जो अदर देन दैट ऑप्शन है, तो इसीलिए आंसर बीटा। Question 37. The electron affinity of an atom is the energy released or absorbed when an electron adds to an isolated gaseous atom to form an anion. अब देखिए ये जो डेफिनेशन है ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दी हुई है, और यहाँ रिलीज्ड और एब्जॉर्ब्ड का जिक्र किया हुआ है ताकि कोई देख के फ़ौरन A एंड B टिक कर दे। देखिए क्वेश्चन ये है कि द एनर्जी चेंजेस इन द गिवन इक्वेशन रिप्रेजेंट्स, इसमें आप देखें एक यूनी नेगेटिव आइन से आप क्या बना रहे हैं? डाई नेगेटिव आइन। इसका मतलब जब आप इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो ये पहले से मौजूद नेगेटिव चार्ज इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा? रिपेल। तो हमें इलेक्ट्रॉन ज़बरदस्ती ऐड करना पड़ेगा, यानी एनर्जी देनी पड़ेगी। तो ये प्रोसेस कैसा होगा? एंडोथर्मिक। सो द आंसर विल बी बीटा। Question 38. The quantum number n is equal to 3, l is equal to 0, m is equal to 0, s is equal to half. Describe electron of valence shell. The electron is of, देखिए जैसे ही हम ये देखेंगे कि n is equal to 3 है तो हम लिख देंगे 3, l अगर 0 है तो ये क्या होगा? s, m 0 है तो एक की ओरिएंटेशन, और s अगर हाफ है तो इसका मतलब इसमें एक इलेक्ट्रॉन। अब हम इससे पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन शुरू करेंगे तो क्या होता है? 1s2, फिर 2s2, फिर 2p6 और फिर आता है 3s1। अब आप देखें ये बेसिकली इसके अंदर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 और 2 4 और 6 कितने? 10 और 1 11। तो 11 इलेक्ट्रॉन किस न्यूट्रल एटम में होंगे जिसका एटॉमिक नंबर 11 होगा, और वो कौन सा है? वो है सोडियम। सो द आंसर इज अल्फा। क्वेश्चन 39. विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी? भाई अब ये सारे जो एलिमेंट्स हैं ये तो सेकंड ग्रुप के हैं। अब सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स हैं तो इसका मतलब चाहे फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी पूछी होती चाहे सेकंड, तो उसकी ही ज़्यादा होती ना जिसका साइज सबसे छोटा होता। तो साइज छोटा तो न्यूक्लियस की वैलेंस इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्शन ज़्यादा, इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल, यानी आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा या हाईएस्ट। तो अब सबसे छोटा साइज किसका है? बेरिलियम का, चूँकि अपने ग्रुप में सबसे ऊपर है। सो द आंसर इज बीटा। क्वेश्चन 40. क्वांटम नंबर वैल्यूज़ फॉर 2p ऑर्बिटल्स आर। देखिए ये जो 2 है ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी n की वैल्यू है, और p के लिए l की वैल्यू कितनी होती है? 1। सो द आंसर इज अल्फा। क्वेश्चन नंबर 41. न्यूट्रॉन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय बम्बार्डमेंट ऑफ अल्फा रेज ऑन। देखिए जब अल्फा रेस या अल्फा पार्टिकल्स बम्बार्ड किए जाते हैं किस पे? बेरिलियम पे, तो ये कन्वर्ट हो जाते हैं किस में? कार्बन में। और कुछ ऐसे पार्टिकल्स इमिट होते हैं जिन पे कोई चार्ज नहीं होता और उनका मैस तकरीबन प्रोटॉन के मैस के बराबर होता है, जिन्हें न्यूट्रॉन्स कहते हैं। तो देखें ये किसके ऊपर बम्बार्ड किए जाते हैं? बेरिलियम पे। सो द आंसर इज डेल्टा। क्वेश्चन 42. द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर विच गिव अस इंफॉर्मेशन about the number of orbitals in a subshell is determined by। तो वो क्या है? वो है 2l+1। और अगर ये होता कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सबशेल तो फिर होता 2 × 2l+1। सो द आंसर डेल्टा। क्वेश्चन 43. अ सबशेल हैविंग n is equal to 5, l is equal to 2 is designated as। तो पहले हम 5 लिखेंगे, इसका मतलब ये हुआ कि चार्ली नहीं हो सकता।
और L जब 2 होता है तो D सब शेल होता है, तो हम लिखेंगे 5D, सो द आंसर इज बीटा। क्वेश्चन 44, कैथोड रेज हैव सेम चार्ज टू मास रेशियो एज। देखिए कैथोड रेज असल में इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इलेक्ट्रॉन्स को क्या भी कहते हैं, बीटा पार्टिकल्स भी कहते हैं। तो इसका मतलब कैथोड रेज इलेक्ट्रॉन्स और बीटा पार्टिकल्स की चार्ज टू मास रेशियो क्या होगी, सेम होगी, सो द आंसर इज बीटा। क्वेश्चन 45, द लीस्ट स्टेबल हेलाइड ऑफ Li इज। देखिए हम फैजन्स रूल पढ़ चुके हैं, उसके मुताबिक अब आप देखें इन चारों कंपाउंड्स के अंदर कैटाइन सेम है, तो लैटिस एनर्जी किसकी कम होती है, जिसमें एन आइन का साइज बड़ा हो। जब एन आइन का साइज बड़ा होगा तो चार्ज टू साइज रेशो कम होगी और साथ वाले आइन से अट्रैक्शन भी कम होगी, यानी लैटिस एनर्जी कम तो स्टेबिलिटी भी कम, सो द आंसर इज डेल्टा। और अगर हमसे ऑर्डर पूछा जाता स्टेबिलिटी का तो सबसे ज़्यादा स्टेबल LiF, फिर LiCl, फिर LiBr और फिर Li। क्वेश्चन 46, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। देखिए क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एन आइसोट्रॉपी शो करते हैं, जैसे ग्रेफाइट है, आपको पता है पैरेलल टू द लेयर्स कंडक्टर होता है, जबकि परपेंडिकुलर टू द लेयर्स नॉन कंडक्टर, यानी लेयर की डायरेक्शन चेंज होने से प्रॉपर्टीज भी क्या हो जाए, चेंज हो जाए, ये एन आइसोट्रॉपी है। स्पेसिफिक फ्रैक्चर्ड प्लेन, खास फ्रैक्चर्ड प्लेन होती है, जैसे आइस एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है, अगर आप उसके ऊपर फोर्स लगाएं तो एक खास डायरेक्शन में ही ब्रेक होगी, तो उसमें स्पेसिफिक फ्रैक्चर्ड प्लेन होती है, जिसे क्लीवेज प्लेन भी कहते हैं, तो ये भी क्रिस्टलाइन सॉलिड की खूबी है। डेफिनेट ज्योमेट्री, जैसे NaCl की ज्योमेट्री फेस सेंटर्ड क्यूबिक है, तो खास ज्योमेट्री है। डायमंड की क्यूबिक है, खास ज्योमेट्री है। ग्रेफाइट की हेक्सागोनल है, खास ज्योमेट्री है। वाइड रेंज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट, ये जो वाइड रेंज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट है ये अमार्फस सॉलिड की खूबी है, जबकि क्रिस्टलाइन सॉलिड का हमने अभी डिस्कस किया था शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। जैसे NaCl एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है, उसका मेल्टिंग पॉइंट 801 डिग्री सेल्सियस है, सो द आंसर इज डेल्टा। क्वेश्चन 47, द बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन इज बेस्ड अपॉन। देखिए अगर मैं यहाँ पे एक इक्वेशन लिखूँ, जैसे H2 + O2 बनता क्या है, 2H2O। इसको बैलेंस जब हम करते हैं तो बेसिकली हम क्या कर रहे होते हैं, देखिए 2H2, H2 का मास है 2 और 2H2 का कितना है 4 ग्राम, O2 का कितना है 32 ग्राम। अब अगर रिएक्टेंट्स के 4 + 32 यानी 36 ग्राम है, तो प्रोडक्ट्स के भी कितने होने चाहिए, 36 ग्राम। तो एक वाटर के कितने, 18 × 2 कितना हो गया 36। तो अब आप देखें इन दोनों को ऐड करेंगे तो मैस इसके बराबर होगा, तो हम कह सकते हैं कि मैस या मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो ये किसको ओबे कर रही है, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस को। क्वेश्चन 48, द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन is required for complete combustion of a mixture of 5 cm³ of methane and 5 cm³ of ethene। अब देखें हमारे पास दो गैसेस हैं, एक मीथेन है जबकि दूसरी कौन सी है, ईथीन। हम इनकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिख देते हैं, CH4 जबकि C2H4। कंबस्शन की बात हो रही है तो O2 से रिएक्शन होगा, और जब भी कोई हाइड्रोकार्बन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होगा तो प्रोडक्ट दो ही बनेंगे, CO2 और वाटर। अब इसको बैलेंस करना है, देखें यहाँ पे टोटल कितने कार्बन है 3, तो हमने यहाँ भी 3 लगा दिया। यहाँ हाइड्रोजन टोटल कितने हैं 4 और 4 8 हैं, तो हम यहाँ 4 लगा देंगे, 4 2 8 हो जाएंगे। अब ऑक्सीजन देखें 3 2 6 और 4 कितने 10, तो अगर हम यहाँ 5 लगा देंगे तो ये हमारे पास 10 हो जाएंगे। अब ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है कि जब ये एक और ये भी एक है तो ये कितना यूज़ होता है, 5 यूज़ होता है। क्वेश्चन क्या था कि हमने ऑक्सीजन का वॉल्यूम निकालना है, कब, जब मीथेन के भी 5 cm³ और ईथीन के भी 5 cm³ यूज़ होते हैं। तो अब देखें हमें पता है कि जो मोल की रेशो होती है वही वॉल्यूम की रेशो होती है। तो अगर सपोज हमें उसने ये कहा कि भाई इसके भी 5 हैं और इसके भी 5 हैं और ये कितने होंगे, तो देखें बहुत आसान सी बात कि जब ये 1 होता है तो ये उससे कितने गुना होता है 5 टाइम्स, और जब ये 5 होगा
तो मुझे बताएं 5 का 5 टाइम्स कितना होगा, 25। तो फिर आंसर अल्फा। क्वेश्चन 49, कैथोड रेज व्हेन पास्ड थ्रू मैग्नेटिक फील्ड आर। अब कैथोड रेज जब मैग्नेटिक फील्ड से पास होती हैं तो वो ना तो साउथ पोल की तरफ जाती हैं और ना ही नॉर्थ पोल की तरफ जाती हैं, बल्कि वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन जॉइनिंग द टू पोल्स मूव कर रही है। मसलन मैं ये कहूँ कि टुवर्ड्स यूर फेस वो मूव करेंगी, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग द टू पोल्स। तो फिर आंसर चार्ली। क्वेश्चन 50, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड्स कंसिस्ट ऑफ एटम्स आर मॉलिक्यूल्स हेल्ड टुगेदर बाय वैन डर वाल्स फोर्सेस। देखिए SiO2 क्या है, एक जाइंट नेटवर्क कोवेलेंट सॉलिड है। तो इसमें सब के सब कौन से बॉन्ड्स हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। MgO ये कैसा है, Mg+2 O-2 आयनिक बॉन्ड, ये जाइंट नेटवर्क आयनिक सॉलिड है। ये जो CO2 है, CO2 कैसा है जी, एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। क्यों, जितना डायपोल मोमेंट इधर है उतना ही इधर है, तो एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। तो ये क्या है, नॉन पोलर और है भी इंडिविजुअल मॉलिक्यूल। तो एक CO2 और दूसरे CO2 के दरमियान जो फोर्सेस होंगी वो वैन डर वाल्स फोर्सेस। जबकि वाटर के अंदर कौन सी होंगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो द आंसर इज चार्ली। क्वेश्चन 51, द इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज मैक्सिमम फॉर एन इलेक्ट्रॉन एंटरिंग इन। अब किसके लिए इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है वो मैक्सिमम होगी। अब चूंकि पेनिट्रेशन इफेक्ट पे डिपेंड करती है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, तो पेनिट्रेशन इफेक्ट मतलब किस सब शेल में न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, तो ज़ाहिर सी बात है वो S होगा। तो फिर आंसर अल्फा। क्यों होगा, क्योंकि S न्यूक्लियस के ज़्यादा करीब होता है किसी भी शेल में, तो उसमें जब इलेक्ट्रॉन जाएगा तो न्यूक्लियस उसे अट्रैक्ट भी ज़्यादा करेगा, तो एनर्जी रिलीज भी ज़्यादा होगी। उसी का नाम क्या होगा, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हैव ऑल द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज एक्सेप्ट। देखिए चूंकि मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में वीक फोर्सेस होती हैं इसलिए वो सॉफ्ट होते हैं। अब वो नॉन पोलर होते हैं इसलिए वो पोलर सॉल्वेंट में हल नहीं होता है। फोर्सेस वीक है तो फिर उनके वेपर्स आसानी से बनेंगे, मतलब वो वोलाटाइल होंगे, वो नॉन वोलाटाइल नहीं होंगे। सो द आंसर डेल्टा। जबकि अल्फा है नॉन कंडक्टर विद एक्सेप्शन, यानी ये नॉन कंडक्टर होते हैं, यानी इनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, इसलिए कि इनमें ना फ्री आयन होते हैं ना फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी हो सकती हैं। आंसर डेल्टा। क्वेश्चन 53, दोज एटॉमिक न्यूक्लियाई विच हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर कॉल्ड। उन्हें हम क्या कहते हैं, आइसोटोन्स कहते हैं। अब आइसोटोप्स क्या होते हैं, जैसे हमारे पास है कार्बन 612 और कार्बन 613 के एक ही एलिमेंट के एटम है जिनके एटॉमिक नंबर सेम जबकि मैस नंबर डिफरेंट है, तो ये आइसोटोप्स हैं। आइसोबार क्या होता है, मिसाल के तौर पे हमारे पास एक कार्बन का 614 है, एक नाइट्रोजन का 714 है, तो दो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, एटॉमिक नंबर भी डिफरेंट है बट मैस नंबर सेम है, तो ये आइसोबार्स हैं। आइसोटोन्स की अगर हम एग्जांपल दे दें यहाँ पे, तो आइसोटोन्स क्या हैं, मिसाल के तौर पे एक हमारे पास है नाइट्रोजन, ये 715, तो अब देखिए 15 में से 7 गया, आंसर क्या होगा 8, तो इसमें कितने न्यूट्रॉन्स है, 8 न्यूट्रॉन्स। एक हमारे पास है ऑक्सीजन 816, 16 में से 8 गया, कितने 8, इसमें भी 8 न्यूट्रॉन है, तो ये दोनों एक दूसरे के आइसोटोन्स हैं। आइसोस्टेयर्स क्या होते हैं, आइसोस्टेयर्स ऐसी स्पीशीज होती हैं जिनमें जो वेलेंस शेल है उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद सेम होती है। मिसाल के तौर पे देखिए एक हमारे पास पीरिडीन है और एक हमारे पास है बेंजीन, इनमें बाकी सारे एटम्स तो एक जैसे हैं, फ़र्क सिर्फ यहाँ पे है। अब देखें ये क्या है, ये असल में CH है और ये सिर्फ नाइट्रोजन है। देखिए C का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है, 6 है, जबकि H का कितना है, 1 है, और ये नाइट्रोजन अकेले का कितना है, 7 है। तो अब देखिए यहाँ टोटल 7 इलेक्ट्रॉन हो गया, यहाँ टोटल 7 हो गया। नाइट्रोजन 5वें ग्रुप में है तो वेलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन हो गया। कार्बन 4थे में है, वेलेंस शेल में 4,
हाइड्रोजन पहले में है वैलेंस शेल में एक, तो दोनों मिला के इसके भी कितने हो गए 5। तो ऐसी स्पीशीज़ जिनमें वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बराबर होती है उन्हें क्या कहते हैं, आइसोस्टेयर्स। सो न्यूट्रॉन्स की तादाद जिन दो स्पीशीज़ में सेम होती है उन्हें क्या कहते हैं, आइसोटोन्स। तो आंसर चार्ली। क्वेश्चन 54, 30 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ इथीन is burnt in excess oxygen at room temperature pressure. The volume of CO2 gas produced is। अब अगर हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखें इथीन की कंबस्चन की, तो ऑक्सीजन से रिएक्ट होगा, क्या बनेगा, CO2 और वाटर। अब कितने कार्बन है 2, तो हम यहाँ 2 लगा देंगे। हाइड्रोजन 4 है, हम यहाँ 2 लगा देंगे, 4 हो गया। अब ऑक्सीजन देखें, यहाँ 2 2 4 और 2 6, यहाँ कितना है 2, तो 3 कर देंगे, 6 हो जाएगा। अब देखें जो मोल की रेशो होती है वही वॉल्यूम की रेशो होती है। तो अब इथीन के 30 cm क्यूब दिए हुए हैं और पूछे हुए किसके हैं, CO2 के। तो अब इथीन का जब 1 मोल होता है तो CO2 के कितने मोल बनते हैं, 2। यानी जितने इथीन के मोल होंगे CO2 के मोल उससे डबल होंगे, या वॉल्यूम जितना इथीन का होगा CO2 का उससे डबल होगा। तो अब हमें नज़र आ रहा है कि इथीन अगर 30 सेंटीमीटर क्यूब है तो पक्की बात है कि CO2 उससे डबल, यानी कितना, 60 सेंटीमीटर क्यूब। सो द आंसर इज चार्ली। क्वेश्चन 55, व्हेन लाइमस्टोन इज रोस्टेड क्विक लाइम इज प्रोड्यूस्ड अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग इक्वेशन। द एक्चुअल यील्ड ऑफ CaO इज 0.5 किलोग्राम। अगर हम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो ये 500 ग्राम होगी। कब, जब 1 किलोग्राम यानी 1000 ग्राम लाइमस्टोन को हम रोस्ट करते हैं। व्हाट इज द परसेंटेज यील्ड ऑफ दिस रिएक्शन। अब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जब हम लिखेंगे तो वो क्या होगी, CaCO3 और इससे क्या बनेगा, CaO और CO2। लेकिन हमारा कंसर्न इन दो चीज़ों से, CaCO3 का मोलर मास कितना है 100 और CaO का क्या है 56। तो जब ये 1 होगा तो ये क्या होगा 56/100। अब CaCO3 हमने कितना लिया 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम। तो ये क्या होगा देखिए 56/100 इंटू 1000। तो ये 2 0 इनसे कैंसिल हो जाएंगी, तो ये आपके पास आ जाएगा 560 ग्राम। अब चूंकि ये जो अमाउंट है ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से हमने कैलकुलेट की, तो ये कौन सी यील्ड है, ये है थ्योरेटिकल यील्ड। अब एक्चुअल यील्ड बता दिया 0.5 kg यानी 500 ग्राम। इसका मतलब जब परसेंटेज यील्ड निकालेंगे तो ये क्या होगी, ये होगी एक्चुअल यील्ड यानी 500 ग्राम ओवर थ्योरेटिकल यील्ड यानी 560 ग्राम इनटू 100। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या होगा, तकरीबन 89%। तो आंसर अल्फा। क्वेश्चन 56, एथिलीन ग्लाइकोल हैज़ 39% carbon, 10% hydrogen, 52% oxygen. The molar mass of the compound is 62. Its molecular formula is। अब देखें, हमें तो वैसे ही पता है एथिलीन ग्लाइकोल का क्या फार्मूला है, CH2OH और फिर CH2OH है। अब मोलर मॉलिक्यूलर फार्मूला हम बता सकते हैं, कितने कार्बन हैं 2, तो C2। इसका मतलब अल्फा और बीटा गलत, क्योंकि इसमें C2 है ही नहीं। H कितने हैं 2 और 1 3, इधर भी 3 6, तो इसका मतलब पक्की बात है आंसर चार्ली। क्वेश्चन 57, द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ बोरॉन विच कंसिस्ट ऑफ आइसोटोप B510 B511 10.8 AMU है। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ B511। देखिए हमने एक बात डिस्कस की थी कि जो एवरेज होता है ना, एवरेज वो हमेशा उस आइसोटोप के मास के करीब होता है जिसकी रिलेटिव अबंडेंस 50% से ज़्यादा होती है। तो देखें एक का 10 है मास, एक का 11 है, एवरेज है 10.8, किसके करीब है 11 वाले के करीब है। इसका मतलब पक्की बात है कि 11 वाले की परसेंटेज 50% से ज़्यादा होगी, तो 50% ज़्यादा एक ही ऑप्शन है। सो द आंसर इज डेल्टा। क्वेश्चन 58, द मास इन ग्राम possessed by 9 × 10⁻24 एटम्स ऑफ वाटर। देखें अब हमारे पास वाटर के एटम्स की जो तादाद है वो है 9 × 10⁻24। हम इसे ऐसे करके लिख देते हैं, तो ये भी 10⁻24 हो गई। अब वाटर के एक मॉलिक्यूल में 3 एटम्स हैं,
अगर हम एटम्स पे डिवाइड कर देंगे तो वाटर के मॉलिक्यूल्स की तादाद आ जाएगी। तो अब देखें क्या है, 3 1 3, 3 3 9, यानी 3 × 10⁻23 है और × 10 है। ये वाटर के मॉलिक्यूल्स की तादाद है। अब हम जानते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स का एक फार्मूला होता है कि जी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ओवर एवोगैड्रोस नंबर, जबकि एक और फार्मूला है नंबर ऑफ मोल का कि मैस ओवर मोलर मैस। अब देखिए ये दोनों किसके फार्मूलाज हैं, नंबर ऑफ मोल के, तो इसका मतलब ये भी मोल है ये भी मोल है, तो फिर दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, ये हैं 3 × 10⁻23 और × 10 ओवर क्या है 6 × 10⁻23 बराबर। मैस हमें नहीं पता, वाटर का मोलर मैस 18 है। अब 10⁻23 इससे कैंसिल हो गया, 3 1 3, 3 2 6, 2 1 2, 2 5 10। अब देखिए यहाँ सिर्फ बचा 5, ये 18 यहाँ डिवाइड हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो फिर मैस किसके बराबर होगा 5 × 18, यानी कितने ग्राम 90 ग्राम। सो द आंसर इज बीटा। क्वेश्चन 59, द ब्रिटलनेस ऑफ द आयनिक कंपाउंड इज ड्यू टू द रीजन दैट। अब ब्रिटलनेस किस वजह से होती है, हम जानते हैं कि आयनिक सॉलिड्स में जो एनाइन और कैटाइन होते हैं वो कैसे जुड़े होते हैं, ऐसे अल्टरनेट पोजीशन पे जुड़े होते हैं। अब जब हम इन पे फोर्स लगाते हैं तो फोर्स लगाने से लेयर्स क्या हो जाती है, स्लिप हो जाती। अब जब लेयर्स स्लिप हो जाती हैं तो इनमें फिर कौन सी कहानी होती है कि बेसिकली जो सिमिलर चार्ज्ड आयन है वो आमने सामने आ जाते हैं, यानी एनाइन किसके सामने आ जाता है, एनाइन के, और कैटाइन किसके सामने आ जाता है, कैटाइन के। तो जब ऐसे होगा तो ये एक दूसरे को बहुत ज़्यादा क्या करेंगे, रिपेल। जब बहुत ज़्यादा रिपेल करेंगे तो ये लेयर इधर चली जाएगी और ये टूट जाएगी। हम कहेंगे ये क्या शो करते हैं, ब्रिटलनेस शो करते हैं। तो ऐसी बात हमें कहाँ दिखाई दे रही है, डेल्टा पे, कि लाइक आइंस कम इन फ्रंट ऑफ ईच अदर ऑन अप्लाइंग external force. So the answer is delta. Question 60. The values of A and B in van der Waals equation depends upon. अब van der Waals equation क्या है, van der Waals equation है कि P प्लस AN स्क्वायर ओवर V स्क्वायर इंटू V माइनस NB इज इक्वल टू nRT। और ये इक्वेशन कौन सी गैसेस के लिए यूज़ होती है, नॉन आइडियल या रियल गैसेस के लिए। अब इसमें ये जो A है और ये जो B है ये दोनों कांस्टेंट्स हैं। ये A तब आता है जब हम कौन सी करेक्शन करते हैं, प्रेशर करेक्शन करते हैं, किसके अंदर, आइडियल गैस इक्वेशन के अंदर। और B कब आता है, जब हम वॉल्यूम करेक्शन करते हैं, किसके अंदर, आइडियल गैस इक्वेशन के अंदर। अब प्रेशर करेक्शन का ताल्लुक किससे है, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस से। जैसा कि अभी हमने एक क्वेश्चन भी डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास एक वॉल है और वॉल के साथ एक मॉलिक्यूल है ए टाइप, वो टकरा रहा है, उसके साथ कोई बी टाइप मॉलिक्यूल है, अगर इनके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस ना हो तो ए जब टकराएगा बी उसे नहीं खींचेगा, तो ए की फोर्स विद द वॉल ज़्यादा होगी, यानी प्रेशर ज़्यादा होगा। लेकिन ये कौन सा केस है, आइडियल केस है। लेकिन रियल में क्या होगा, जब ए टकराने लगेगा विद द वॉल ऑफ द कंटेनर तो बी उसे अपनी तरफ खींचेगा, तो ए की फोर्स विद द वॉल ऑफ द कंटेनर कम हो जाएगी। यानी क्या कम हो जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा। तो बहरहाल ये जो ए फैक्टर है इसका ताल्लुक प्रेशर करेक्शन से, यानी किससे, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस से। जबकि बी कहाँ हम इसको कर रहे हैं करेक्ट, वॉल्यूम करेक्शन में। तो ये क्या है, वॉल्यूम के हवाले से है, यानी साइज ऑफ गैस मॉलिक्यूल से इसका ताल्लुक है। सो द आंसर इज अल्फा। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज।